नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से कई लोग हैरत में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चीन ने न हमारी जमीन में प्रवेश किया और ना ही उस पर कब्जा किया। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री का यह बयान सुने और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आप जानते हैं, जैसे वो बयान आया उसके तुरंत बाद चीनी विदेश मंत्रालय अपनी तरफ से ये दो बयान जारी करता है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चीनी विदेश मंत्रालय का ये बयान। इसमें स्पष्ट किया गया है कि गालवान घाटी हमारी है। दूसरी बात आपके स्क्रीन पर ये हैं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, जिनका नाम है लिजियान शाओ। वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में, उसको फिर मैं बाद में हिंदी में तर्जुमा करूंगा। A step-by-step account of the Galwan clash. The Galwan Valley is located on the Chinese side of the line of actual control in the west section of the China-India boundary. For many years, Chinese border troops have been patrolling and on duty in this region. यानी कि प्रधानमंत्री के बयान के ठीक बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये दो बयान जारी किए। अब वो गालवान घाटी को चाइना का हिस्सा मानते हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई भारतीय फौजी, क्या भारत सरकार आधिकारिक तौर पर आज मुझे यह कह सकती है कि गालवान घाटी दरअसल चीन का है? बात यहां नहीं रुकती। पत्रकार शिव अरोर ने अपने इस ट्वीट के जरिए जो ये वीडियो पेश किया है, उसके जरिए वो क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो बतला रहा है कि अभी तक चीनी सेना वापस नहीं हुई है। गालवान घाटी पर उसकी संख्या बदस्तूर बनी हुई है। यानी कि जून 15 को जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद, उस खूनी संघर्ष के बाद से लेकर अब तक चीन के रवैये में कोई बर्ताव नहीं है। और उसका प्रमाण ये वीडियो है जो शिव अरोर ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। क्या इसका जवाब कोई देगा? और इसी बात की तस्दीक पत्रकार मनु पबी, इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार मनु पबी अपनी रिपोर्ट में भी कर रहे हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और अगर भारत सरकार इसका जवाब दे दे तो मेरे जो दुविधा है और देश की जनता के अंदर जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। पहली बात, क्या गालवान घाटी चीन का हिस्सा है? दूसरा, क्या फिंगर 4 जहां पर चाइनीज आर्मी ने कथित तौर पर बंकर्स और टेंट्स बना लिए हैं, वो भी चीन का हिस्सा है? देखिए, अगर आप ये बात का जवाब हां में देने को तैयार हैं, यानी कि भारत सरकार अगर कहती है हां ये दोनों चीजें जो चीन का हिस्सा हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, भारतीय विदेश मंत्रालय के आप इस बयान को पढ़िए। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि चाइनीज आर्मी ने गालवान घाटी में प्रवेश किया और वहां पर उन्होंने जो दोनों पक्षों के बीच समझौता था उसे भंग किया। गालवान घाटी में प्रवेश किया, यह भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है, विदेश मंत्रालय का बयान है। और प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी जमीन में प्रवेश ही नहीं किया। तो हकीकत क्या है यह बताइए ना मुझे। तो क्या मैं आपके इस बयान के बाद यह मानूं, नंबर 1, कि चाइनीज आर्मी ने कभी भारतीय जमीन में प्रवेश नहीं किया और वहां पर उन्होंने किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया? नंबर 2, हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, क्या वो चाइनीज जमीन में उन्होंने प्रवेश किया था? क्या उन्होंने एलएसी पार करके चाइनीज जमीन में जाके प्रवेश किया था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई? क्योंकि यही बात तो चीन कह रहा है ना। तो प्रधानमंत्री का ये जो बयान है, उससे जबरदस्त असमंजस पैदा हो गया है। विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों में विरोधाभास की जैसे ही आलोचना होने लगी, वैसे ही
इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया। आपके सामने है वो स्पष्टीकरण जो अंग्रेजी में है, जिसे मैं साथ में अनुवाद करते रहूंगा। बयान में कहा गया है कि इस तरह की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री के बयान को जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में दिया था उसे गलत ढंग से पेश करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में घुसपैठ का करारा जवाब दिया जाएगा। इससे पहले इतिहास में इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता रहा है। 15 जून को हिंसा इसलिए हुई क्योंकि चीनी पक्ष LAC को पार करके गालवान में कुछ चीजें बनाने की कोशिश कर रहा था, कुछ ढांचे खड़े करने की कोशिश कर रहा था। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बावजूद कुछ सवाल अभी भी बने हुए हैं और ये हैं वो 2 सवाल। पहला सवाल, क्या चीन ने भारतीय जमीन पर डेरा बसाया है, कब्जा किया है? दूसरा सवाल, क्या चीन ने फिंगर 4 और गालवान घाटी के हिस्से पर कब्जा किया है, और अगर किया है तो क्या वो भारत का हिस्सा है कि नहीं? यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बयान जारी किया और इससे कहीं ना कहीं सैनिकों की शहादत को बिहार चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। आपके सामने ये बयान। लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस मुद्दे पर मनु पबी की जो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। As reported by Economic Times, Chinese troops have intruded up to 3 kilometers in the Galwan area and are dominating the heights that threatens the strategic Darbuk Shiok Daulat Beg Oldi DSDBO road. Colonel Bhatt, retired, Colonel Vinayak Bhatt, retired, says that the intention of the Chinese could possibly be to attempt and capture the entire Galwan Valley and its confluence points with the Shiok River, along which the Indian road runs. यानी कि गालवान घाटी में उन्होंने 3 किलोमीटर प्रवेश कर लिया है। वो यही नहीं कह रहे हैं, आगे वो ये भी कह रहे हैं कि similar reports of continued build-up near the Gogra post, where the Chinese side has infiltrated at least 2 kilometers across the LAC, are coming in even as the Indian side had made adequate adjustments on its sides of the border. LAC से 2 किलोमीटर अंदर गालवान घाटी की ऊंचाइयों पर कब्जा, यह बात इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है। बात यहां नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर कई जो पूर्व सैनिक हैं वो हताश हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रॉय, आज एक दुखद दिन है। मैं अपने 3 स्टार्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैं सेवानिवृत्त हूं और मेरा बेटा सेना में नहीं है। एक बहुत बड़ी बात यहां पे लेफ्टिनेंट जनरल रॉय कह रहे हैं। उसके बाद कर्नल EG सैंचेस, ये सदी का झूठ है। इसका अर्थ यह हुआ कि चाइनीज जो हैं उन्होंने बॉर्डर पार नहीं किया। दिस मीन्स दैट दे ओनली ऑक्यूपाइड टेरिटरी डिस्प्यूटेड सिंस 1962। द CDS एंड COAS मस्ट रिजाइन। मेजर DP सिंह, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। किसी भी सैनिक का जो आत्मविश्वास है उनके इस बयान ने उसे कम करने का काम किया है। ये आवाजें हैं हमारे पूर्व सैनिकों की। जाहिर सी बात है इस मुद्दे को कांग्रेस भी उठा रही है। आपके सामने इस वक्त कांग्रेस के नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी कह रहे हैं, चीनी आक्रमणकारी बर्ताव के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जमीन का आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर वो जमीन चीन की थी तो हमारे सैनिक क्यों मारे गए और कहां मारे गए? तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा अपने आप में बहुत गंभीर हो चला है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 11 अगस्त 2013 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। चाइना हैड टू गो बैक बट द सेंटर डिड अ सेटलमेंट दैट चाइना वेंट बट इवन आवर आर्मी हैड टू रिट्रीट फ्रॉम आवर ओन लैंड। चीन वापस तो गया, प्रधानमंत्री इसमें कह रहे हैं, 2013 का बयान है। चीन वापस तो गया
मगर हमारी सेना को भी पीछे हटना पड़ा और इसके लिए वो कटघरे में खड़ा कर रहे थे उस वक्त की केंद्र सरकार यानी कि मनमोहन सिंह सरकार को। आज ये तमाम सवाल जो हैं हमारे सामने मुबाहे खड़े हैं। क्या ये सवाल उठने लाजमी नहीं है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया जो पूरी तरह से विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयान से उलट है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर हमारे सैनिकों ने फिर अपनी जान क्यों गंवाई, आखिर वो शहीद क्यों हुए। ये तमाम मुद्दे हैं जो हमारे सामने हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान और दूसरी तरफ एक और घटनाक्रम जिस पर सवाल उठना लाजमी है। यह चेहरा याद है आपको? देविंदर सिंह, वो शख्स जो अपनी गाड़ी में 2 आतंकवादियों को दिल्ली ले जा रहा था और जब वो पकड़ा गया था और जब डीआईजी ने उसका सामना किया था तो उसने डीआईजी को जवाब दिया था कि सर ये बहुत बड़ा गेम है, आप गेम मत बिगाड़ो। बीबीसी की खबर थी, आपको याद है? और लगातार मैं इस पर खबरें भी करता रहा हूं। अब खबर यह आई है कि पिछले 3 महीनों में इसके खिलाफ चार्जशीट तो दाखिल की ही नहीं गई। यह शख्स जो 2 आतंकवादियों के साथ था, बल्कि अब यह बेल पर रिहा हो गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि 3 महीने से यह शख्स दिल्ली पुलिस के कब्जे में था, आपने चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की और अब यह बेल पर क्यों रिहा हो गया है? मैं जानता हूं कि इस वक्त भी यह एनआईए के कब्जे में है, यह बाहर नहीं चल रहा है, इस वक्त रिहा नहीं हो गया है, मगर इसकी बेल मंजूर कर दी गई। ये बात यहां नहीं रुकती है। यह तस्वीर देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। इसमें इरफान शफी मीर, यह भी वो शख्स है तो 11 जनवरी को डीएसपी देविंदर सिंह के साथ पकड़ा गया था। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के मुताबिक इरफान अहमद मीर, जो कि एक लॉ स्कूल ड्रॉप आउट है, वो एक बहुत अहम कड़ी सामने उभर कर आया था। वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इरफान अहमद मीर ने ही इंतजाम किया था ताकि उन आतंकवादियों को जम्मू ले जाया जा सके और उसके बाद उन्हें पाक के कब्जे वाले कश्मीर में भी ले जाया जा सके। न सिर्फ देविंदर सिंह बल्कि इरफान शफी मीर को भी बेल मिल गई है। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और गृह मंत्रालय कौन चला रहा है? अमित शाह। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, सफूरा जरगर जैसी गर्भवती महिला के खिलाफ आप कड़े कानून लगा सकते हैं, कोरोना संकट के बीचों बीच आप उसे जेल में डाल सकते हैं, मगर जो शख्स जिसका इतिहास एक काला इतिहास रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब संसद भवन में भी हमला हुआ था तब यह बात सामने उभर कर आई थी इस खबर के मुताबिक कि किस तरह से इसने अफजल गुरु पर दबाव डाला था कि मोहम्मद नाम के एक शख्स को तुम दिल्ली ले जाओ, और यही मोहम्मद कथित तौर पर जो है आतंकवादी था संसद हमले के दौरान। इस शख्स का एक काला इतिहास रहा है, मगर न जाने क्यों यह लगातार बचता रहा। इसकी जड़ें पुलवामा में भी हैं, कहते हैं पुलवामा का रहने वाला है। आज मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ने इतना कमजोर केस आखिर क्यों दाखिल किया? आखिर एक शख्स जो 2 आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था। देखिए, दिक्कत यह है कि आप सफूरा जरगर हों या बाकी जिन लोगों को तुमने जेल में डाल दिया है, इन सब पर आरोप है, इन सब पर आरोप हैं जो गढ़े हैं दिल्ली पुलिस ने, मगर यहां यह शख्स तो आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया। आखिर क्या वजह है? आखिर ये किस गेम की उस वक्त बात कर रहा था? क्या जिस गेम का इशारा देविंदर सिंह उस वक्त कर रहा था, आज वो गेम हमारे सामने उभर कर आ रही है, जिसके चलते इसके खिलाफ न सिर्फ चार्जशीट दाखिल की गई और अब यह बेल पर भी रहा है। क्या ये तमाम सवालात नहीं किए जाने चाहिए देश हित में? देखिए, आज इस कार्यक्रम में सुनिए सरकार में चाहे चीन पर प्रधानमंत्री का रहस्यमय बयान हो या देविंदर सिंह, डीएसपी देविंदर सिंह को बेल मिल जाना, ये दोनों मुद्दे आज मैंने आपके सामने तथ्यों के आधार पर रखा। इन दोनों मुद्दों पर मेरे जहन में कई सवाल हैं और इस देश की जनता होने के नाते, इस देश का वोटर होने के नाते आपके जहन में भी ये सवाल होने चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब जहां तक चीन की बात है, मैं जानता हूं कई लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि भारत और चीन में युद्ध हो जाए? क्या आप नहीं जानते कि चीन की सेना कहां है और भारत की सेना कहां है? देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया तो 1962 की तरह हमें हार का सामना करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते, नंबर 1।
नंबर 2, मैं जानता हूं अगर युद्ध होगा तो इसका नुकसान दोनों देशों को होगा। भारत को बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं हमारी इकोनॉमी कोरोना संकट से पहले ही खस्ता हाल में थी। कोरोना संकट के बाद और भी बदतर होती गई। नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ऊपर से अगर एक युद्ध हो गया तो मैं जानता हूं देश को इसका जबरदस्त नुकसान होगा। हम 20-30 साल पीछे चले जाएंगे। तो मैं प्रधानमंत्री अगर इस मुद्दे पर नरमी बरत रहे हैं, इस मुद्दे को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात सही है। मगर क्या यह सब देश के सैनिक, शहीद सैनिक की अस्मिता की कीमत पर किया गया है? और दूसरा एक तर्क यह हो सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। क्या यह संभव है कि रूस जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूसी नेतृत्व से मुलाकात करें और रूस के जरिए चीन को समझाया जाए और कुछ दिनों बाद चीन गालवान घाटी और फिंगर 4 से अपनी सेना पीछे खींच ले? क्या पर्दे के पीछे यह डील है? देखिए, अगर पर्दे के पीछे यह डील है और कुछ 1-2 महीने के अंदर चीन जो है वो अपनी सेनाएं पीछे खींच लेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कूटनीति में आपको 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, खासकर अगर उस 2 कदम पीछे जाने से देश का फायदा हो। मगर ये वो तमाम तर्क है जो मैं दे रहा हूं, ये वो तर्क नहीं है जो सरकार दे रही है। और मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं कि सरकार सार्वजनिक तौर पर यह बात थोड़ी नहीं कहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार सार्वजनिक तौर पर यह बात नहीं कहेगी। मगर चीन, फिंगर 4 हो या गालवान घाटी की ऊंचाइयां हो, वहां पर टेंट, बंकर, ये तमाम चीजें बना रहा है, स्ट्रक्चर्स बना रहा है, जिसका अर्थ हुआ कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप और हम ये तमाम चीजें होते हुए नहीं देख सकते, खासकर एक ऐसी सरकार जो हर बार वोट हासिल करना चाहती है सैनिकों की शहादत पर, मिलिटेंट नेशनलिज्म पर, यानी कि उग्र राष्ट्रवाद पर। आज वो तमाम वायदे जो आपने किए थे वो पूरी तरह से बिखरते नजर आ रहे हैं। मगर मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अब भी इस सरकार के साथ हूं, अपनी सेना के साथ तो हूं ही। मैं उन न्यूज चैनल्स की तरह नहीं हूं जो कहेंगे कि साहब पेट्रोलिंग जो है वो सेना का काम है, भारत सरकार का नहीं है, और अगर चीन ने जमीन हड़प ली है तो सेना पर सवाल उठेंगे। नहीं, मैं उन पत्रकारों की तरह नहीं हूं। मैं सरकार और सेना के बीच फर्क नहीं मानता हूं। सेना राजनीतिक आदेश का भी पालन करती है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सेना पर सवाल उठाना सबसे बड़ा देशद्रोह है। आज की तारीख में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए पत्रकार इस सेना पर सवाल उठा रहे हैं तो यकीन मानिए उनसे बड़ा राजद्रोह, उनसे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं कर रहा है। और मेरे जैसे भारतीय इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए, सरकार में बस इतना ही। ये दोनों ही मुद्दे खासे अहम हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे और HW न्यूज को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएंगे। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।